चलिए बच्चों, आज हमारी मनोविज्ञान की पहली क्लास होगी जो शिक्षक भर्ती की समस्त परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग शिक्षा क्या होती है इसे जानेंगे। शिक्षा के फलस्वरूप मनोविज्ञान क्या होता है उसे जानेंगे और अंत में हम शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को आपस में जोड़कर जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। देखिए, सीटेट वगैरह में तो इससे बहुत प्रश्न हमारा नहीं बनता है, लेकिन यूपी टेट और सुपर टेट में शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान ये तीन शब्द हमारे जो होते हैं, इससे एक आधा कोटेशन या परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहली टॉपिक जो है हमारी शिक्षा। देखिए, हम शिक्षा कहते किसे हैं? ये जो शिक्षा शब्द है, शिक्षा शब्द, इस शिक्षा शब्द का प्राचीन समय में जो अभिप्राय होता था वो अभिप्राय विद्या से लिया गया था। जो हमारा प्राचीन समय विद्या से लिया गया था। प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या से जोड़ने का क्या तात्पर्य था? उसका मूल तात्पर्य यह था कि हम ज्ञान को, जो ज्ञान होता है, जो शिक्षा होती है, वो किसी रूप में बालक या मनुष्य के ऊपर प्रत्याशित करना। अर्थात पुस्तक है, ज्ञान है, विद्या है, उसको हम किसी न किसी तरीके से बालक के ऊपर प्रत्याशित कर दें, अर्थात कहने का मतलब थोप दें। वही शिक्षा हुआ करती थी। लेकिन जब धीरे धीरे समय में परिवर्तन हुआ तो शिक्षा एक नए स्वरूप में जन्म ली। अर्थात शिक्षा को जब हम विच्छेद किए तो यहां प्राप्त होता है हमारा शिक्षा। शिक्षा शब्द में संस्कृत के जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत के शिक्ष धातु। देखिए, हिंदी में कोई भी शब्द होता है अधिकांशतः उसका निर्माण धातु से होता है। किसी भी धातु में प्रत्यय जोड़ने से शब्द या क्रिया का निर्माण होता है। तो वैसे ही जो हमारा ये शिक्षा शब्द है ये संस्कृत धातु के शिक्ष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है, इस शिक्ष का अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा, इस प्राचीन काल के अर्थ से बिल्कुल विपरीत इस शिक्ष का अर्थ होता है सीखना, सीखना और सिखाना, सीखना और सिखाना। अर्थात यह शिक्षा शब्द हमको स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित करता है कि हम इसके अंतर्गत केवल सिखाने का ही कार्य नहीं करेंगे बल्कि सीखने का भी कार्य करेंगे। इस तरह से शिक्षा को परिभाषित किया गया। ये जो हमारा शिक्षा शब्द है, शिक्षा शब्द जो है अंग्रेजी में इसे जो ये शिक्षा शब्द है इसे अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द से संबोधित किया जाता है। देखिए, जो हिंदी का शब्द होता है उसका अर्थ अलग होता है और जो अंग्रेजी का शब्द होता है उसका अर्थ अलग होता है। यहां अर्थ अलग से तात्पर्य क्या है? जब हम हिंदी में इसे समझे तो शिक्षा शब्द जो है शिक्ष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। और यहां पे जब हम एजुकेशन शब्द को लेके आगे बढ़ते हैं तो एजुकेशन शब्द, देखिए एक बात और बता दें हम आपको, यहां पे नोट करके ये बात जान लीजिएगा सभी लोग कि मनोविज्ञान में एक प्रश्न हमारा आता है कि जो ये शब्द है ये किस भाषा का शब्द है। जैसे बहुत पहले हमारा एक प्रश्न पूछा था पर्सनालिटी,
पर्सनालिटी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो देखिए, पर्सनालिटी शब्द अगर आपसे पूछेगा तो ये तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन पर्सनालिटी शब्द लैटिन के पर्सोना शब्द से बना है। तो जब पर्सोना शब्द पूछेगा तब वहां पे हम लैटिन बताएंगे। चूंकि यहां यह बताने का अभिप्राय स्पष्ट यह है कि एजुकेशन और जो मनोविज्ञान की अंग्रेजी होती है साइकोलॉजी, वो किस भाषा के शब्द से बनता है, ये पिछले किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो जो हमारे ये शिक्षा शब्द है इसे हम अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। जो हमारा ये एजुकेशन शब्द है, एजुकेशन, जो एजुकेशन शब्द है ये लैटिन भाषा का, ध्यान रखिएगा, एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा, लैटिन भाषा के एजुकेटम, लैटिन भाषा के एजुकेटम, एजुकेटम। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे आप, एजुकेशन शब्द किस भाषा का शब्द है यह पूछा जाएगा तो आप अंग्रेजी भाषा बताएंगे, लेकिन एजुकेटन शब्द पूछा जाएगा तो आप लैटिन भाषा बताएंगे। लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द में ई और ड्यूको, आपका दो शब्द इसमें और विभाजित हो जाता है, ई प्लस ड्यूको, इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यहां पर ई का अभिप्राय क्या हुआ भाई? ई का अभिप्राय हुआ अंदर से, अंदर से, और ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना। आप ड्यूको का अर्थ बाहर निकालना भी ले सकते हैं, प्रस्फुटित भी करना ले सकते हैं, अर्थात सब मिला के हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर से आगे बढ़ाना। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य जो होता है वो जन्मजात शक्तियों का भंडार होता है, बस उसे हमें किसी न किसी रूप में यह दर्शा देना है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। यहां पे एजुकेशन का अर्थ हमारा यही होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं एजुकेशन मतलब शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के पास, जिसमें नंबर 1, अगर हम शंकराचार्य की बात करें, शंकराचार्य, शंकराचार्य, देखिए हमारे सीटेट की परीक्षा में कोटेशन वगैरह बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन यूपी टेट या एजुकेशन से संबंधित आप और कोई परीक्षा देते हैं तो उसमें कोटेशन पूछा जाता है। सुपर टेट में भी कोटेशन पूछा जाता है। तो इसलिए आपको यहां पे शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों को कोटेशन को याद करना होगा। और कोटेशन याद करते समय आप किसी भी कोटेशन के की पॉइंट का ध्यान देंगे। की पॉइंट से क्या तात्पर्य होता है मैं आपको यहां बताऊंगा। जैसे नंबर 1, शंकराचार्य ने शिक्षा को लेकर क्या कहा था? शंकराचार्य ने कहा था सा विद्या, सा विद्या, सा विद्या या विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात जो विद्या होती है वो मुक्ति का मार्ग होती है या मुक्ति का साधन होती है। इसके बाद हमारे दूसरे जो थे वो थे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने क्या कहा था? हम आपको 2-3 लोगों का कोटेशन बता के उसमें हम आपको की पॉइंट बताएंगे। विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक की या मनुष्य की अंतर्निहित, देखिए ध्यान दीजिएगा, बालक की अंतर्निहित, अंतर्निहित, या यहां पे एक शब्द का प्रयोग आप और कर सकते हैं, पूर्वनिहित, अंतर्निहित या पूर्वनिहित, अंतर्निहित या पूर्वनिहित पूर्णता को, पूर्णता को अभिव्यक्त करना, पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। देखिए यहां पे की पॉइंट हम आपको जो बता रहे थे उसका मतलब समझिए। हम किसी भी कोटेशन को अगर अलग अलग किताब में पढ़ेंगे
तो वो कोटेशन में कुछ शब्द हमारे जानते हैं सभी किताबों में एक ही व्यक्ति द्वारा जो कोटेशन कहे जाते हैं उसमें हमको डिफरेंट शब्द मिलते हैं। तो इसलिए कोटेशन में हमको की पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे जब विवेकानंद की बात आती है तो विवेकानंद जी का की पॉइंट क्या था? अंतर्निहित या पूर्व निहित पूर्णता। जो ये पूर्व निहित पूर्णता अर्थात विवेकानंद जी का कहना यह था कि बालक जो होता है या मनुष्य जो होता है वो जन्मजात शक्तियों का भंडार होता है। आप एक शिक्षक के रूप में बस उसे अवगत करा दीजिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। अर्थात उसके अंदर जो पूर्व निहित है, मतलब जो पहले से निहित पूर्णता है, उसी को अभिव्यक्त करना ही क्या है? शिक्षा है। इसके बाद नंबर 3 देखिए, ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या कहा? बालक का सर्वांगीण विकास। महात्मा गांधी का की पॉइंट है सर्वांगीण। सर्वांगीण से क्या अभिप्राय था? शारीरिक मानसिक एवं बौद्धिक तथा, आप यहां एवं नहीं रख सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा है। सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा है। देखिए भाई, यहां महात्मा गांधी का जो की पॉइंट हमारा है वो है सर्वांगीण। ध्यान दीजिए, यहां पर ये की पॉइंट है हमारा सर्वांगीण। सर्वांगीण शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। सर्वांगीण से क्या तात्पर्य है? महात्मा गांधी चाहते थे कि बालक को एक ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे उसका शारीरिक विकास हो। शारीरिक विकास से तात्पर्य उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन, इन सभी चीजों का समुचित विकास। मानसिक विकास हो। मानसिक विकास से यहां तात्पर्य हुआ उसके तर्क करने की क्षमता, उसके चिंतन करने की योग्यता या सोचने समझने की क्षमता। एवं बौद्धिक विकास अर्थात बुद्धि से संबंधित विकासता हो, नए कार्यों के प्रति उसकी जानते हैं विकास हो। साथ में उन्होंने सर्वांगीण कह दिया। एक शब्द महात्मा गांधी का सबसे महत्वपूर्ण शब्द था जिसको हम बार बार इंडिकेट कर रहे हैं आपको, सर्वांगीण शब्द। यहां सर्वांगीण कहने का मात्र एक ही अभिप्राय था कि बालक को एक ऐसी शिक्षा दिया जाए जो उसको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक के साथ साथ जीविकोपार्जन हेतु भी तैयार करे। यह महात्मा गांधी ने कहा था। तो महात्मा गांधी में अगर आपको तैयार करना है तो आप याद रखेंगे सर्वांगीण विकास, क्योंकि सर्वांगीण विकास शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने कहा था शिक्षा के अंतर्गत। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। 3 कोटेशन आपका हो गया। चौथे नंबर पर देखिए अरस्तु का नाम आता है। देखिए यहां नंबर से तात्पर्य ये नहीं है, मैं चौथा नंबर बता रहा हूं, इसमें कोई सीरियल नहीं है। अरस्तु ने देखिए शिक्षा की एक परिभाषा दिया हुआ था। अरस्तु का यह मानना था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना ही शिक्षा है। एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे आपने ये भी पढ़ा होगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो आप वो जानते हैं वो सही है, ये गलत है, या ये सही है वो गलत है। दोनों सही है। यहां पे अभिप्राय देखिए शिक्षा से क्या है। शिक्षा से अभिप्राय बस यही है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना ही शिक्षा है। अगर स्वस्थ शरीर है तो उसमें स्वस्थ मस्तिष्क का हम विकास करेंगे, और वो विकास करने का माध्यम क्या होगा हमारा भाई? शिक्षा होगा। तो ये आपको थोड़ा बहुत इधर उधर मिलेगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है या स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना ही शिक्षा है।
तो दोनों का मतलब हमारा एक ही होता है। 5वें नंबर पे आते हैं हमारे मैकेंजी। मैकेंजी देखिए, जब हम आज वर्तमान समय में बीएड बीटीसी करना एक प्रकार से हम कह सकते हैं शिक्षा का ये श्राद्धही के रूप में है। तो मैकेंजी का कोटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। मैकेंजी जो अपने कोटेशन को पढ़ा दिए, वो हमेशा मतलब अगर आप इस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो मैकेंजी का कोटेशन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट से तात्पर्य यह नहीं कि परीक्षा में आता है, इंपॉर्टेंट से तात्पर्य यह है कि जो मैकेंजी ने अपने बात कही है वो बात हम लोग के साथ आजीवन चलती है। अर्थात मैकेंजी का कहना है कि शिक्षा जो है, शिक्षा जीवन पर्यंत, शिक्षा जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो मैकेंजी का की पॉइंट क्या है, ध्यान रखेंगे, जीवन पर्यंत। तो आप कोटेशन याद करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि हमें जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं, चाहे मनोवैज्ञानिक हों, उन लोगों के कोटेशन का की पॉइंट याद करना है, ना कि पूरी की पूरी परिभाषा। ये हमारी जानते हैं 5 लोग के हैं, ऐसे तो हमारे फ्रोबल महोदय ने भी दिया है, बहुत लोगों ने दिया है शिक्षा की परिभाषा, लेकिन मुख्य रूप से आप महात्मा गांधी, विवेकानंद, शंकराचार्य, अरस्तु, मैकेंजी, इन लोगों की परिभाषा याद रखेंगे तो ये बेहतर होगा। देखिए, जैसे यहां पे स्लाइड में आपको दिखा देते हैं, जो हमारे ये आदि गुरु शंकराचार्य थे, इन्होंने क्या कहा था भाई, सा विद्या या विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये, यही बात कहा था इन्होंने। विवेकानंद ने क्या कहा था, विवेकानंद ने कहा था कि पूर्व निहित, हमेशा जानते हैं पूर्व निहित, पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही क्या है, शिक्षा है। इसके बाद देखिए हर्बर्ट स्पेंसर, देखिए एक परिभाषा हमारी ये छूट गई थी, इसको ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, पेपर में ही आता है। देखिए विवेकानंद, ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा इस पे, विवेकानंद ने क्या कहा था, पूर्व निहित, पूर्व निहित। तो विवेकानंद की जो शिक्षा की परिभाषा है उसमें हम अगर थोड़ा सा ऐड कर दें तो वो बन जाती है परिभाषा हर्बर्ट स्पेंसर की। कहने का तात्पर्य हमारे ये है कि जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं, उन्होंने कहा कि बालक या मनुष्य में जो पूर्व निहित पूर्णता, ये जो हमारी पूर्व निहित पूर्णता, पूर्व निहित पूर्णता का बाह्य जगत का, बाह्य जगत, पूर्व निहित पूर्णता का बाह्य जगत के साथ समन्वय स्थापित करना। अर्थात हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा कि जो बालक के अंदर अंतर्निहित या पूर्व निहित जो पहले से निहित है, उस पूर्णता का अगर हम बाह्य जगत के साथ समन्वय स्थापित कर लेते हैं तो यही क्या है भाई, शिक्षा है। इसके बाद महात्मा गांधी सर्वांगीण विकास की बात किया था उन्होंने शिक्षा को लेके, आपको हमने अभी अभी पीछे बता दिया है। सर्वांगीण से तात्पर्य क्या हुआ, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सारी बातें थी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अरस्तु के अनुसार। अरस्तु को हम लोगों ने अभी पढ़ा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना ही क्या है भाई, शिक्षा है। मैकेंजी ने क्या कहा कि जो शिक्षा होती है हमारी वो कब चलती है भाई, जीवन पर्यंत। ये शिक्षा का उद्देश्य है मैकेंजी के अनुसार। आगे हैं हमारे फ्रोबेल महोदय। फ्रोबेल महोदय का परिभाषा देखिए भाई, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। देखिए अगर हम शिक्षा की परिभाषा की बात करें तो सभी शिक्षा शास्त्रियों द्वारा शिक्षा की एक ही परिभाषा है, बस उसके लिए शब्द अलग अलग है। मतलब फ्रोबेल ने कहा
कि शिक्षा के माध्यम से ही जो हमारे अंदर पूर्व निहित शक्ति है उसको हम बाहर की तरफ प्रस्फुटित करते हैं या तो हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, यहां तक बात हमारी शिक्षा की हो जाती है। ये आपके कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान रखेंगे। ध्यान रखने में हम बार बार आपको बता दे रहे हैं कि की पॉइंट का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि सारे कोटेशन याद नहीं होते लेकिन की पॉइंट ध्यान रहेंगे हमको। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले टॉपिक पर। चलिए, अगली टॉपिक है हमारी, ध्यान दीजिएगा भाई, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान इसकी स्पेलिंग कई बार पूछ ली जाती है, इसलिए थोड़ा स्पेलिंग पर भी आप लोग ध्यान देंगे। PSYCHOLOGY। ठीक है, देखिए जब मनोविज्ञान की बात आती है तो सबसे पहले हम ये जान लें कि मनोविज्ञान जो हमारा विषय है ये स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं जाना जाता है। यहां स्वतंत्र विषय से क्या तात्पर्य है कि जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र या नागरिक शास्त्र या हिंदी, संस्कृत, ये सारे जो विषय होते हैं इनको स्वतंत्र विषय का दर्जा दिया गया है, लेकिन ये मनोविज्ञान को हम लोग स्वतंत्र विषय का दर्जा नहीं दे सकते। स्वतंत्र विषय की दर्जा हम क्यों नहीं दे सकते? इसका कारण यह है कि यह मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र की एक शाखा से उपज हुआ है। कहने का मतलब यहां पे यह है, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा, दर्शन शास्त्र की शाखा से उत्पन्न विषय है। देखिए मनोविज्ञान जो हमारा है वो दर्शन शास्त्र की शाखा से उत्पन्न विषय है। यहां दर्शन शास्त्र, अब बात यह आती है कि दर्शन शास्त्र क्या है और इस दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान का उद्भव कैसे हुआ। पहले हम इसको जानेंगे, फिर मनोविज्ञान के क्रम को देखेंगे, मनोविज्ञान के विषय के क्रम को। देखिए जो दर्शन शास्त्र है, ये दर्शन शास्त्र सबसे ज्यादा जो फेमस था वो फेमस था यूनान में। यूनान, जैसे हमारे यहां भारत में बहुत सारे ग्रंथ हैं, गीता है, रामायण है या अन्य धर्म ग्रंथ हैं, उसी तरह से यूनान में जो पौराणिक कथाएं थीं, पौराणिक कथाएं जहां पे लिखी गई थीं वो उनके ग्रंथ थे और उन्हीं ग्रंथ को हम लोग दर्शन शास्त्र के नाम से जानते थे। यूनान की बात है। अब उन्हीं दर्शन शास्त्र से इस मनोविज्ञान विषय का उद्भव होता है। अब यह उद्भव के लिए क्या क्या क्रम चलता है यह ध्यान देते हैं सबसे पहले। चलिए, सबसे पहले मनोविज्ञान पे चलते हैं। एक हमारे विद्वान थे केलर महोदय, ध्यान दीजिएगा आप लोग इस पर। केलर महोदय थे, इनकी एक पुस्तक थी मनोविज्ञान, केलर की पुस्तक, केलर की पुस्तक। इस पुस्तक का नाम था मनोविज्ञान। केलर ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था मनोविज्ञान। देखिए थोड़ा सा हम आपको इसमें कुछ आगे और पीछे जोड़ के बताएंगे। हम पहले इसको यहां रहने देते हैं। अब जब दर्शन शास्त्र की बात करते हैं, थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए। दर्शन शास्त्र में, दर्शन शास्त्र, अब जब दर्शन शास्त्र की हम लोग बात करते हैं तो जितने भी आज वर्तमान समय में जितने लोगों को आपने देखा कि दर्शन में दो थे, एक प्राच्य और एक पाश्चात्य। प्राच्य में मतलब भारतीय थे, पाश्चात्य में जानते हैं हमारे विदेशी थे। तो जैसे सुकरात का नाम आता है, अरस्तु का नाम आता है, अरस्तु, सुकरात। अरस्तु के गुरु थे प्लेटो या डेकार्ट, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। यहां तक कि जैसे महात्मा गांधी हुए, विवेकानंद थे, ये लोग भी दार्शनिक का कार्य किए हुए थे, ये भी लोग दर्शन से जुड़े हुए थे।
तो कहने का मतलब यह है कि जो मनोविज्ञान आज हम विषय के रूप में पढ़ते हैं, ये मनोविज्ञान किसी जमाने में, किसी समय में ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा था। तो सबसे पहले जो मनोविज्ञान के जनक के रूप में, देखिए मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान के जनक में नाम आता है अरस्तु का। मनोविज्ञान के जनक में अरस्तु का। अगर आपसे अरस्तु का नाम आने का यहां पे क्या तात्पर्य है? अरस्तु का संबंध जबकि पहले किससे था? दर्शन शास्त्र से। अब मनोविज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु का नाम आता है, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि इन्होंने मनोविज्ञान की रचना किया है। बात थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। अरस्तु ने मनोविज्ञान की रचना नहीं किया है। अरस्तु ने मनोविज्ञान को, जैसे सभी मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को परिभाषित किया है, वैसे ही अरस्तु ने भी दर्शन शास्त्र से कुछ उठाकर मनोविज्ञान को परिभाषित किया है। यह बात हमको पता कहां से चलती है? ध्यान रखिएगा। यह बात पता चलती है केलर की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है मनोविज्ञान। इस मनोविज्ञान में केलर ने क्या किया था कि मनोविज्ञान को की जननी, जो मनोविज्ञान की जननी है, उसको दर्शन शास्त्र माना। मनोविज्ञान की जननी को किसे माना भाई? दर्शन शास्त्र को। और मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसको माना? मनोविज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को माना गया। इन्होंने, केलर महोदय ने अपनी पुस्तक मनोविज्ञान में दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी, इनकी पुस्तक थी, मैं मनोविज्ञान को नहीं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, यह केलर महोदय की इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी और अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक बताया। इसका बताने का अभिप्राय क्या था, अब हम इसको जान लें। दरअसल जो हमारा दर्शन शास्त्र है, यह दर्शन शास्त्र जो था, यह पूरी तरह से अमूर्त अध्ययन पर आधारित था। अमूर्त अध्ययन पर आधारित। थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा होगा, इसको समझिएगा। यह अमूर्त अध्ययन पर आधारित था। अमूर्त का मतलब क्या होता है? जो हमें दिखाई न दे। अर्थात हमें क्या दिखाई नहीं देता है? आत्मा। आत्मा को हम लोग नहीं देख सकते, यह मानना है कि आत्मा सबके अंदर होती है। नंबर 2 बात, परमात्मा। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, या इसके अलावा मन की कुछ अवस्थाएं, मन की कुछ अवस्था। यहां पे मन की कुछ अवस्था से तात्पर्य जैसे चेतन में तो कुछ हम देख भी लेते हैं, जैसे अचेतन अवस्था हुई या कुछ और अन्य। जैसे दर्शन शास्त्र हमारा इसी पे आधारित था और इसके अंतर्गत ही हम लोग जानते हैं मनुष्य का अध्ययन करते थे। तो अरस्तु के दिमाग में एक बात आई कि भाई एक बात बताइए कि जो ये दर्शन शास्त्र का मेन उद्देश्य क्या है? दर्शन शास्त्र का मेन उद्देश्य क्या था? दर्शन शास्त्र का मेन उद्देश्य था आत्मा का परमात्मा से मिलन। आत्मा का परमात्मा से मिलन, यह था दर्शन शास्त्र का उद्देश्य। तो अरस्तु ने कहा कि भाई हम मनुष्य के अध्ययन के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें हम आत्मा मान रहे हैं। आत्मा किसको मान रहे हैं? मनुष्य को। आत्मा हमने माना मनुष्य को, और परमात्मा हम किसको मान रहे हैं भाई? परमात्मा हम ईश्वर को मान रहे हैं या भगवान को मान रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम जिसका संबंध है, हमें जिसका अध्ययन करना है, हम उसका अध्ययन करें ना। तो जब उसका अध्ययन करें तो निश्चित रूप से हमें कुल मिला के इस आत्मा का अध्ययन करना पड़ेगा। आत्मा अर्थात मनुष्य का अध्ययन करना है, हम आत्मा का अध्ययन करें, न कि परमात्मा एवं ब्रह्म का अध्ययन करें।
तो जब यहां पर इन्होंने, अरस्तु ने ये बात कही, तो यहीं से ये बात उठा के केलर महोदय ने अपनी पुस्तक मनोविज्ञान में इसी साक्ष्य के आधार पे बताया कि अरस्तु जो हैं मनोविज्ञान के जनक, और दर्शन शास्त्र को जननी इसलिए बताया कि आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, जादू टोना, भूत प्रेत, ये जितनी भी अमूर्त चीजें थीं, इन्हीं चीजों में से एक शब्द आत्मा उठाया गया था, जो कि दर्शन शास्त्र से उठाया गया। इसीलिए दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी और अरस्तु को विज्ञान का जनक कहा गया, इसी के आधार पे कहा गया। अब देखिए, एक बात हम और बताएं आपसे कि एक हमारे मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था एडोल्फ गाइकिल, नाम था उनका एडोल्फ गाइकिल। अभी देखिए, हम लोग मनोविज्ञान पे ही चल रहे हैं कि मनोविज्ञान आया कहां से। एक मनोवैज्ञानिक थे एडोल्फ गाइकिल। एडोल्फ गाइकिल जो मनोवैज्ञानिक थे, मनोविज्ञान की दूसरी बात मैं बता रहा हूं। पहली बात पीछे थी कि हमारी ये मनोविज्ञान कहां से, ये कैसे कैसे, ये अरस्तु को किस तरह से हम लोग मनोवैज्ञानिक के रूप में देखे, या मनोविज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को हम कैसे मानते हैं, ये बात हमको कहां से पता चली। ठीक है, नेक्स्ट बात पे हम चलते हैं, ध्यान दीजिए। एक हमारे विद्वान थे एडोल्फ गाइकिल। एडोल्फ गाइकिल जो थे, इनकी एक बहुत प्रमुख पुस्तक थी, इन एडोल्फ गाइकिल की पुस्तक, एडोल्फ गाइकिल की एक पुस्तक है जिसका नाम है साइकोलॉजिया। देखिए, थोड़ा एक बात और विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग कि जैसे इसमें एडोल्फ गाइकिल है, तो किसी किसी में आपको एडोल्फ गोइकिल मिलता है, कहीं कहीं एडोल्फ मिलता है, डोल्फ, मतलब ये ऐसे भी बना मिलेगा। तो इसमें हमको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस हमारे पास एक बेहतरीन पॉइंट होना चाहिए जिससे कि मौके पर हम परीक्षा में इस बात को पहचान सकें कि ये एडोल्फ गाइकिल की ही बात हो रही है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिला के चलेंगी। एडोल्फ गाइकिल ने एक पुस्तक लिखा हुआ था जिसका नाम था साइकोलॉजिया, और ये 1590 ईस्वी की बात है। 1590 ये पुस्तक कब आई थी भाई? 1590 में, 1590 ईस्वी में एडोल्फ गाइकिल की पुस्तक साइकोलॉजिया में सबसे पहले, में सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ। यहां से भी हमको पता चल जाता है कि सबसे पहले इनकी पुस्तक साइकोलॉजिया, इसको याद रखेंगे, साइकोलॉजिया में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ। अब इसके बाद देखिए, आगे चलते हैं हम लोग कि मनोविज्ञान शब्द जो अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द का रूपांतर है, इसके बारे में। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं PSYCHOLOGY, ये है आपका। ठीक है भाई। एक हमारे प्रमुख विद्वान थे जिनका नाम था गैरिट। एक गैरिट मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम इस साइकोलॉजी शब्द को डिफाइन किया। गैरिट ने क्या किया? इस साइकोलॉजी में दो शब्दों को बताया। पहला शब्द हमारा क्या था भाई? साइकी, और दूसरा शब्द था लोगस। साइकी, लोगस। देखिए, ये हमारे गैरिट महोदय हैं, ठीक है, जिन्होंने सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द को तोड़ के बताया। इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी शब्द यूनानी, साइकोलॉजी शब्द जो है वो यूनानी
या देखिए इसी यूनानी को हम लोग ग्रीक भाषा भी बोलते हैं। यूनानी या ग्रीक भाषा के साइकी तथा लोगस नामक शब्द से बना हुआ है, जिसमें साइकी का अर्थ बताया आत्मा और लोगस का अर्थ बताया अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, अर्थात आत्मा का अध्ययन। किसने बताया भाई? गैरिट महोदय ने। तो सर्वप्रथम आत्मा का अध्ययन के रूप में गैरिट महोदय ने साइकोलॉजी को परिभाषित किया। देखिए सामान्य परीक्षाओं में तो ये प्रश्न हमारे नहीं बनते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया, मतलब तोड़ के बताया। हाँ, ये वाला प्रश्न हमारा बनता है कि जो देखिए ध्यान रखिएगा, मैंने पीछे भी बताया, अगर आपसे पूछे कि साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का है तो इसका उत्तर होता है इंग्लिश। लेकिन आपसे यह पूछे कि साइकी और लोगस, मतलब जो साइकोलॉजी में प्रयुक्त दो शब्द साइकी और लोगस होते हैं, ये किस भाषा के शब्द हैं, तो इसका उत्तर होगा यूनानी या ग्रीक भाषा। कभी कभी हम गलती कर देते हैं, हम जानते हैं साइकोलॉजी यूनानी भाषा है। साइकोलॉजी यूनानी भाषा नहीं है, साइकी और लोगस यूनानी भाषा, ये तो अंग्रेजी भाषा है। सीधे सीधे समझिए, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, जबकि उसके अंदर का कुछ और है। इस गैरिट महोदय के बाद दूसरे मनोवैज्ञानिक थे जो इस साइकोलॉजी शब्द को उन्होंने भी अपने तरीके से विभाजित करके एक्सप्लेन किया। वो कौन थे? पाम्पोनॉजी। इन्होंने भी साइकोलॉजी को PSYCHOLOGY को दो में तोड़ा। एक तोड़ा इन्होंने साइकी और दूसरा तोड़ा इन्होंने लोगस। साइकी और लोगस, ध्यान दीजिएगा, ये शब्द भी, ये दोनों शब्द भी हमारे देखिए किसके थे भाई? यूनानी या ग्रीक के ही थे। ये नहीं कि पीछे और आगे आके ये बदल जाए, यूनानी और ग्रीक भाषा का ही ये शब्द था। लेकिन इसमें एक अंतर था। हम इसको अभी जब मनोविज्ञान का विकास क्रम बताएंगे तो वहां भी इनका प्रयोग होगा, लेकिन इनको आपको अलग से भी जानना चाहिए। तो इन्होंने इसको देखिए क्या बताया, साइकी को बताया इन्होंने मन या मस्तिष्क, और लोगस को बताया अध्ययन, अर्थात मन या मस्तिष्क का अध्ययन करना ही क्या है भाई? साइकोलॉजी है। एक बात मैं आपको यहां पे और बता दूंगा, ध्यान दीजिएगा, कि जो हमारे देश में, मतलब देखिए जो हमारे देश में शिक्षा है वो प्राच्य और पाश्चात्य दोनों है, खास तौर पे मनोविज्ञान में जुड़ा हुआ है। तो ध्यान देने वाली ये बात है कि जो हमारा ये मन है, मन को आत्मा से लिया गया है। कहां पे? मन को आत्मा से लिया गया है। मन को आत्मा से कहां लिया गया है भाई? हमारे यहां भारत में, जिसको हम लोग इतिहास में प्राच्य के नाम से जानते हैं। मतलब जो हमारे यहां मन की संकल्पना को आत्मा से जोड़ के पढ़ा जाता है या जाना जाता है। लेकिन जो हमारे पाश्चात्य दार्शनिक हैं, पाश्चात्य दार्शनिक इसी मन की संकल्पना को मस्तिष्क, जो कि मैंने यहां पे बताया है, मन की संकल्पना को मस्तिष्क से जोड़ के बताते हैं। तो यह बात हमको ध्यान होना चाहिए कि जो हमारे यहां मन की संकल्पना है वो आत्मा, और पाश्चात्य दार्शनिकों के अनुसार मन की संकल्पना जो होती है वो मस्तिष्क से संबंधित होती है। तो वही पाम्पोनॉजी ने यहां पर साइकी का अर्थ मन या मस्तिष्क बताया और लोगस का मतलब अध्ययन बताया। तो इस तरह से जानते हैं मनोविज्ञान को अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से प्रस्तुत किया। देखिए, कोई सही बताता है, कोई गलत बताता है। हमको इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें यह बात याद होनी चाहिए कि सर्वप्रथम सबसे पहले किसने मतलब साइकोलॉजी को बताया? तो यहां पे गैरिट ने,
अंग्रेजी वाले साइकोलॉजी को। उसके बाद दूसरे नंबर पे किसने बताया? तो पोम्पोनोजी। ये शब्द एक आध अल्फाबेट इधर उधर हो सकते हैं, आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेंगे, उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं मनोविज्ञान का विकास क्रम। मनोविज्ञान का विकास क्रम। मनोविज्ञान का विकास क्रम। यहां विकास क्रम से तात्पर्य क्या है? यहां विकास क्रम से तात्पर्य यह है कि मनोविज्ञान सबसे पहले, सबसे पहले क्या था? आत्मा के रूप में जाना था। आज क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार के रूप में जाना जाता है। आत्मा से व्यवहार तक यह कैसे पहुंचा, इस बात को हम लोग यहां पे जानेंगे। तो सबसे पहले मनोविज्ञान 16वीं सदी की बात है। 16वीं सदी। देखिए, ध्यान रखिए, आप एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां पे प्रश्न जो आता है हम 16वीं सदी के रूप में एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन ये वास्तव में 16वीं सदी जो थी वो अस्वीकार की सदी थी। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि आत्मा के विज्ञान के रूप में किस सदी में कहा गया, तो इसका भी उत्तर हमारा जानते हैं 16वीं सदी के रूप में ही होता है। कब परित्याग हुआ, तो इसका भी उत्तर 16वीं सदी में होता है। कार्य तो हमारा 1500 कुछ ईस्वी के बाद ही शुरू हो गया था, लेकिन धीरे धीरे इसको पूर्ण होते होते 16वीं सदी के नजदीक पहुंच गए। तो इसलिए हम सीधे सीधे 16वीं सदी की बात करते हैं। तो सबसे पहले 16वीं सदी में मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में, आत्मा के विज्ञान के रूप में, आत्मा के विज्ञान के रूप में, आत्मा के विज्ञान के रूप में। ठीक है भाई, देखिए थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन क्या करें, हो ही जाएगा। सबसे पहले 16वीं सदी में आत्मा के विज्ञान के रूप में, आप जानते हैं कि आत्मा के विज्ञान के रूप में कहने वाले सबसे पहले हमारे दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक। यहां देखिए, दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक से क्या अभिप्राय है? हमारा मनोविज्ञान कोई विषय था ही नहीं, तो जो दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए दार्शनिक थे वही कुछ समय के फलस्वरूप मनोवैज्ञानिक हो गए। मतलब दार्शनिक ही मनोवैज्ञानिक है। कुछ मनोवैज्ञानिक जो आधुनिक काल में हुए वो मनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन जो प्राचीन काल में यूनान से जिनका जन्म होता है दर्शन से, वो दार्शनिक ही मनोवैज्ञानिक हुए। तो सबसे पहले आत्मा के विज्ञान के रूप में किन्होंने मतलब कहा, तो जिसमें सबसे पहला नाम आता है हमारा अरस्तु का। यहां ध्यान दीजिएगा एक बात आपको विशेष तौर पे, कि सर्वप्रथम किसी चीज का प्रयोग करने वाले अलग होते हैं, समर्थक करने वाले अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम आत्मा के विज्ञान के रूप में किसने कहा, अगर हमसे यह बात पूछी जाएगी तो इसका उत्तर हम लोग को देना पड़ेगा कि आत्मा के विज्ञान के रूप में कहने वाले सबसे पहले हमारे व्यक्ति थे, और वो व्यक्ति थे कौन भाई? अरस्तु। आत्मा के रूप में कहने वाले व्यक्ति थे अरस्तु। अब इनके जो समर्थक थे, समर्थक में कौन थे? इनके गुरु भी थे। गुरु कौन थे इनके? प्लेटो थे, डेकार्ट थे। डेकार्टे देखिए मिलता है और डेकार्ट भी मिलता है, डेकार्टे या डेकार्ट भी मिलता है। ठीक है भाई। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन मुख्य रूप से आपको जानते हैं 2-3 नाम याद रखना है, जिसमें सबसे मुख्य हमारा नाम होता है अरस्तु। कि मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में किसने कहा? अरस्तु। अब देखिए आत्मा की बात करते हैं। देखिए कहा जाता है कि आत्मा, जैसे आपने पढ़ा होगा कि आत्मा कभी नहीं मरती, लेकिन कभी आप सोचिए कि आत्मा को किसी ने कभी देखा है? ये आत्मा क्या है? दर्शन शास्त्र से ही उठाया गया था, उसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन कहा गया था। तो क्या कभी किसी ने क्या कभी किसी ने आत्मा को देखा है? तो जब आप देखे नहीं हैं
तो इसे आप विज्ञान के रूप में प्रयोग कैसे करेंगे? विज्ञान के रूप में हम प्रयोग कैसे करेंगे? यहां विज्ञान के रूप में प्रयोग से क्या तात्पर्य होता है कि मनोविज्ञान, मनो के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है हमारा विज्ञान, और विज्ञान का मतलब यही होता है प्रयोग। अर्थात जब हम भौतिक रूप से किसी चीज का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता है। आत्मा को जब हम देख ही नहीं सकते तो इस पर हम प्रयोग कैसे करेंगे? इसलिए इस अवधारणा आत्मा के विज्ञान को कुछ समय के फलस्वरूप ही अस्वीकार कर दिया गया। इसके फलस्वरूप हमारा जो 17वीं सदी में मन का विज्ञान, मन का विज्ञान, 17वीं सदी में मन का विज्ञान, तो 17वीं सदी में आत्मा के फलस्वरूप मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान जाने लगा। और इसको मन का विज्ञान कहने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक जो थे वो थे पाम्पोनोजी। हमने अभी पीछे ही बताया आपको कि पाम्पोनोजी जो थे साइकोलॉजी शब्द को दो शब्दों में डिवाइड किया, एक साइकी और एक लोगस, जिसमें साइकी में उन्होंने मन का और लोगस में अध्ययन का बताया। ये वही पाम्पोनोजी हैं जिन्होंने मन का विज्ञान कहा। मन के जगह पे आप एक शब्द और बढ़ा लेंगे, मस्तिष्क। देखिए, अब जब मस्तिष्क मतलब मन या मस्तिष्क की बात आई, मन या मस्तिष्क, जब मन या मस्तिष्क की बात आई तो आप जरा सोचिए, मन, आपने फ्रायड का सिद्धांत पढ़ा होगा। फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था। मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषण मतलब मन का विश्लेषण उन्होंने किया था चेतन, अचेतन और अर्धचेतन के रूप में, है कि नहीं भाई? तो कहीं ना कहीं ये जो मन की अवस्था थी उस चेतन अवस्था से जुड़ती है। हालांकि पाम्पोनोजी ने चेतन नहीं कहा था, मन कहा था, मैंने मन को बताया, ठीक है। तो जब हम मन या मस्तिष्क की आंतरिक संरचना को हम विज्ञान के भौतिक रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, यह भी जानते हैं, आत्मा के विज्ञान की तरह ही जानते हैं, कुछ समय के फलस्वरूप अस्वीकार कर दिया गया। और इसके फलस्वरूप 19वीं सदी में 19वीं सदी में चेतना का मनोविज्ञान, चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, चेतना के विज्ञान के रूप में, चेतना के विज्ञान के रूप में कहने वाले वो जो मनोवैज्ञानिक थे, उस मनोवैज्ञानिक का नाम है विलियम बुंट। विलियम बुंट, आपको विलियम बुंट याद होना चाहिए। देखिए, मैंने कहा ना कि यहां पे 19वीं सदी से मत लीजिएगा, यह कार्य शुरू हो गया था 1879 ईस्वी में ही। इसको राउंड में कहा जाता है 19वीं। तो विलियम बुंट ने 1879 ईस्वी में चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को परिभाषित किया। और उन्होंने बताया, और उन्होंने किया क्या कि जर्मनी में सर्वप्रथम 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना 1879 ईस्वी में जर्मनी के एक शहर था जिसका नाम था लिपजिंग। इसी लिपजिंग शहर में स्थापना किया। तो हमारा प्रश्न यह बनता है कि सबसे पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहां स्थापित हुई? तो उसका उत्तर होता है जर्मनी के लिपजिंग शहर में। सन उसका है 1879 ईस्वी में। इस प्रयोगशाला की स्थापना का उद्देश्य क्या था? चेतना शब्द को भौतिक शास्त्र से जोड़ते हुए प्रयोग करना, जो कि एक कह सकते हैं विवादास्पद स्थिति थी। आज यही जो हमारा जो स्थापना हुआ है लिपजिंग में, इसी लिपजिंग को हम लोग क्या कहते हैं भाई? जो कार्ल मार्क्स
विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम जाना जाता है। जो ये विश्वविद्यालय, जो स्थापना इन्होंने किया विलियम बुंट महोदय ने, आज उसका नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। तो उसमें इन्होंने इसी चेतना को, ये जो चेतना शब्द है, इस चेतना को भौतिक शास्त्र से जोड़ के प्रयोग करने का प्रयास किया। और इस विलियम बुंट के, ये जो विलियम बुंट हैं, इनके समर्थक थे विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, देखिए, मनोविज्ञान का जनक अरस्तु, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम बुंट, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स। एक एक शब्द पे आपका ध्यान होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, ठीक है। इन्होंने इस चेतना पे काम किया, और चेतना पे जो काम किया, इन्होंने बताया अंतर्निरीक्षण विधि का प्रयोग। देखिए, 2-3 नाम है। वहां पे उन्होंने एक संप्रदाय की भी स्थापना किया, जिसे हम लोग कहते हैं संरचनावाद संप्रदाय। उसमें उन्होंने चेतन को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि जो हमारी ये चेतन की अवस्था होती है, कहीं ना कहीं ये मन की एक अवस्था है। और मन की जो हमारी अवस्था होती है वो अदृश्य होती है, अमूर्त होती है। हम इसे किसी भी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अर्थात इसको भौतिक शास्त्र से जोड़ के हम प्रयोग नहीं कर सकते। और जब हम किसी चीज को भौतिक शास्त्र की तरह जोड़ के प्रयोग नहीं कर सकते, तो वो सोचिए कि वो विज्ञान की श्रेणी में कहां से आ जाएगा। विज्ञान का तात्पर्य ही होता है प्रयोग। इस तरह से 19वीं सदी में चेतना का जो हमारा विज्ञान था, इसे भी क्या किया गया भाई, अस्वीकार कर दिया गया। इसके फलस्वरूप 20वीं सदी में, जो 20वीं सदी थी, 20वीं सदी में व्यवहार के विज्ञान के रूप में कहा गया। और इस व्यवहार के विज्ञान के रूप में कहने वाले हमारे जो मनोवैज्ञानिक थे, ये थे हमारे वाटसन महोदय। और इस वाटसन के समर्थक थे, जो समर्थक थे हमारे, समर्थक में जितने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, वो सारे लोग समर्थक थे। जैसे पावलाव थे, हमारे नंबर 2 हल महोदय थे, इसके बाद हमारे स्कीनर महोदय थे, स्कीनर। और इसके अलावा भी देखिए, कहीं कहीं थांडाइक का नाम आता है, लेकिन थांडाइक को हम इसमें नहीं रखेंगे, क्योंकि थांडाइक हमारे प्रारंभ काल में व्यवहारवादी नहीं थे। हालांकि देखिए, एक बात बड़ी मजे की यहां पर यह है कि व्यवहारवाद जो शब्द है, जो व्यवहारवाद शब्द वाटसन ने प्रयोग किया, लेकिन व्यवहार शब्द का प्रयोग मैकडूगल ने किया था। मैकडूगल ये व्यवहार शब्द का प्रयोग किए थे। मैकडूगल व्यवहार का, देखिए छोटा छोटा अंतर होता है, इस बात को अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। वाद और इसमें अंतर होता है। इस तरह से देखिए 20वीं शताब्दी में हमारा व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद जो हमारा वर्तमान समय चल रहा है, आज वर्तमान समय 21वीं सदी में क्रिया का विज्ञान, देखिए ये भी हमारा जानते हैं जो है वो व्यवहार से ही संबंधित है। 21वीं सदी में क्रिया का विज्ञान कहा गया, और इसको कहने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे भाई? वुडवर्थ थे, जिन्होंने क्रिया के विज्ञान के रूप में कहा। देखिए जो हमारा क्रिया का विज्ञान है व्यवहार से ही संबंधित है। क्रिया का मतलब क्या होता है बताइए? क्रिया का मतलब होता है जैसे दौड़ना, चलना, घूमना, ये सब क्रिया है। क्रिया में क्या होता है भाई? चिंतन करना, सोचना, तर्क करना, ये सारी चीजें क्या होती हैं भाई? हमारी क्रिया के अंतर्गत आती है। तो इसलिए ये व्यवहार मनोविज्ञान का ही स्वरूप है, क्रिया का विज्ञान, ये अलग से नहीं है। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए तो आपको बता, क्रिया के विज्ञान के रूप में किसने कहा भाई? वुडवर्थ ने कहा। तो इस तरह से देखिए हमारा मनोविज्ञान वहां से यहां तक इसका विकास हुआ। तो ये रहा आपका मनोविज्ञान का विकास। हम आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में मनोविज्ञान की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं होंगी और शिक्षा की कुछ और परिभाषाएं
जो इस वीडियो में छूट गई हैं उसको लेकर हम आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।